Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. Now, today we are going to start class 12 Polity NCERT and we will be dealing with book 1 of it. So we are starting with chapter 1, the Cold War era. And again, we have divided this chapter into two parts wherein we will be talking about what exactly was Cold War and how the related movements which followed the Cold War, how they established themselves, the non-alignment movement, and the new international economic order. Now, basically, this chapter talks about the dominance of two superpowers, the existing rivalry between them after the World War II, the United States of America and the Soviet Union, because these two countries, they were central to the World War. Now, beside talking about the role of these two superpowers in the Cold War, we will also be viewing the non-alignment movement as a challenge to the dominance of the two superpowers. Again, we will also be talking about the new international economic order, which describes the attempts by the non-aligned countries, how they established NEO, जिसे हम कहते हैं New International Economic Order, as a means of attaining economic development and political independence. Also, finally, in part 2 of this video, we will be talking about the India's role in non-aligned movement and how successful the policy of non-alignment has been in protecting India's interests. So we will start with the basic concept or the basic question, what is Cold War? अब आप लोगों ने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, जो उसका अंत था, जो उसका समापन था, दैट इज अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वो एक अपने आप में एक लैंडमार्क था. आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर टू में there were two, it was the World War II was fought between the Allied forces, जिसमें कि it was led by US, Soviet Union, Britain, France, ये एक तरफ थे Allied forces, और Axis powers जो which was led by Germany, Italy और जापान दूसरी तरफ थे. अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि हमने शुरुआत की थी कि कोल्ड वॉर जो है उसमें इट टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर्स, यूएस एंड यूएसएसआर. लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू में अगर हम देखें तो जो एलिड फोर्सेस हैं, आप जो ग्रुप 1 यहाँ देख रहे हैं, उसमें भले ही एलिड फोर्सेस को लीड यूएस कर रहा है, लेकिन सोवियत यूनियन भी उसका पार्ट है. अब आप कहेंगे ये दोनों तो एक ही पाले में थे, एक ही टीम में थे, तो हाउ इज इट कि इन दोनों के बीच में किस तरह से राइवलरी हो गई? मतलब दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे हैं, यानी दोस्त थे तभी तो दोनों एक ही टीम में थे. तो वर्ल्ड वॉर टू तक जो थे सोवियत यूनियन और यूएस, दे वर इन द सेम टीम और द सेम ग्रुप, और with other countries like Britain and France. So these were called the Allied forces. और जो दूसरी एक्सेस पावर्स थी, that was led by Germany, Italy और जापान जो थे, वो they were the opposite group. तो वर्ल्ड वॉर जो 2 थी, इट एंडेड विद द डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स. इस युद्ध में जो एक्सेस पावर्स थे, जर्मनी, इटली और जापान जो था, वो हार गए. और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर जो 2 थी, जो 1939 में शुरू हुई थी, वो 1945 में उसका एंड हो गया. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड जो था, वो बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर की एक तरह से नींव थी. इट वाज द फाउंडेशन फॉर द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. मतलब एक वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन अब जो है एक नई कोल्ड वॉर ने जन्म लिया. और वो कोल्ड वॉर किसके बीच में थी? वो दो देश, वो दो पावर, वो दो सुपर पावर्स जो एक ही ग्रुप से जो है लड़ी थी, एलिड फोर्सेस, यूएस एंड यूएसएसआर, कॉल्ड सोवियत यूनियन. तो
ये ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों जो है पॉलिटिकल राइवल्स बन गए कि बहुत समय तक ये कोल्ड वॉर चली। ऐसा क्या हो गया था युद्ध के बाद? अब जब ये युद्ध खत्म होने पे आया था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दो एटॉमिक बॉम्ब्स जो थे वो जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में जो है ड्रॉप किए थे अगस्त 1945 में, जिसकी वजह से जापान जो है उसने सरेंडर कर दिया। और जापान ने सरेंडर कर दिया तो वो एक्सेस पावर्स की जो है इट नो मार्क द डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? यूएस जो है उसने ये बॉम्ब जो है जापानीज सिटीज पे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्यों डाले? अब क्रिटिक्स इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। जो ये यूएस का डिसीजन था टू ड्रॉप द बॉम्ब्स, तो जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो निंदक हैं, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, वो ये कह रहे थे कि जापान तो वैसे ही सरेंडर करने वाला था, तो इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स। इस बेसिस पे यूएस को क्रिटिसाइज किया कि ये एक्सेस पावर्स तो हार ही रही थी, और जो जापान है वो तो सरेंडर कर ही रहा था। फिर बॉम्ब डाल करके इतने लोगों को, कई मतलब खाली लोगों को ही नहीं, बाकी जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं और जो वहां की लैंड को बंजर बना देना और एटॉमिक बॉम्ब डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो यूएस था उसकी इंटेंशन ये थी, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स एक ही ग्रुप में थी, तो यूएस बेसिकली अपने इस एक्शन से ये जताना चाहता था मॉस्को को, यानी कि सोवियत यूनियन को, कि मैं तुमसे बेहतर हूं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज सुप्रीम। उसका जापान के ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि जापान की उसके सरेंडर से या जापान की जो लड़ाई चल रही थी उससे कोई लेना देना नहीं था। लड़ाई तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसके बाद यूएस ने अगर ड्रॉप किए बॉम्ब्स तो वो सिर्फ यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं और मैं सुप्रीम हूं। लेकिन जो यूएस के सपोर्टर्स हैं, दे हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली। लेकिन यूएस तो अपने डिफेंस में कुछ कहेगा ना कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका ये कहना ये था, जो यूएस और यूएस के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये बॉम्ब डालना जरूरी था, नहीं तो वॉर इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि बहुत जान और माल की लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया था, तो उसको खत्म करने के लिए जो है मैंने बॉम्ब्स जो हैं ड्रॉप किए जापान पे। तो ये यूएस के सपोर्टर्स का कहना था। Now, whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage, US and USSR. जो भी मोटिव रहा हो, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में दो सुपर पावर्स ग्लोबल स्टेज पे उभर करके आई, और देवर राइवल टू ईच अदर। अब वो एक टीम में नहीं थी, वो पॉलिटिकल राइवलरी उनमें शुरू हो गई। When two rival powers, they are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction, unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों राइवल पावर्स के पास दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और दोनों ही इस काबिल हैं कि वो डिस्ट्रक्शन करने में या मास स्केल पे डेथ जो है उसको इन्फ्लिक्ट करने में केपेबल हैं। तो ऐसे में फुल फ्लेज वॉर जो है नहीं होती है। दोनों डर के रहते हैं। डर के यूं रहते हैं कि उनको पता है कि अगर हमने लड़ाई की शुरुआत की तो परमाणु बम जो है वो दूसरे के पास भी हैं। अभी जब मैं आगे बात करूंगी तो मैं इस स्थिति को आपको, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें आप परमाणु बम की बात सुन रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात सुन रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात सुन रहे हैं कि रशिया जो है वो कह रहा है कि यूक्रेन पे मैं परमाणु बम डालने वाला हूँ। हो सकता है आगे चल के डाल भी दे, बट ये एक स्थिति, ये जो स्थिति है अभी उस चीज को हम बाद में लेंगे। तो जब दो चीजें, बिकॉज यूक्रेन और रशिया का कोई मैच नहीं है, दे आर नॉट एट पार, दोनों एक केपेबल नहीं है, दोनों जो है वो इतने डिस्ट्रक्शन के केपेबल नहीं है, बिकॉज यूक्रेन इज वेरी वेरी in terms of
पॉलिटिकल पावर और ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर पावर जो है उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला जो है वो बहुत समय तक कर सके। लेकिन रशिया और यूएस में अगर कोई चीज होती है, कोई आपस में वॉर होती है, तो दोनों को पता है कि कितना भी बड़ा प्रोवोकेशन क्यों ना हो, कोई भी साइड जो है, नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क वॉर। आपस में ये लड़ेंगे क्यों नहीं? क्योंकि कितने भी पॉलिटिकल गेम्स की बात मन में क्यों ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ से भारी नुकसान होगा, जो कि अभी भी हो रहा है। आप देख रहे हैं यूक्रेन तो एक छोटा सा देश है, और रूस रशिया जो है वो बहुत वेरी पावरफुल। तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ही कड़ी टक्कर दे रही है रशिया को। तो व्हाट अबाउट यूएस? यूएस तो आप जानते हैं, जो अमेरिका है वो तो एक सुपर पावर है। तो वो अगर रशिया और अमेरिका आपस में भिड़ते हैं तो और अभी जो स्थिति है वो खाली रशिया और यूएस पे नहीं है, अब तो एलीज बन गए हैं, दोस्त देश जो हैं, जो मित्र देश हैं इनके, वो भी आगे हम जो पढ़ेंगे, इन्होंने बहुत सारी आपस में पैक्ट्स बनाए हुए हैं, अपने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। और नाटो जैसी जो एक इंस्टीट्यूशन है वो ये कहती है कि अगर एक भी नाटो के किसी एक देश पे भी अगर कोई आंच आती है या दूसरी कंट्री उस पर वॉर इन्फ्लिक्ट करती है, तो पूरा नाटो यानी कि पूरे मित्र देश मिलके जो है उस देश की मदद करेंगे। तो अभी जो है स्थिति वो डिफरेंट है। इसी तरह से रशिया एंड इट्स एलीज, रशिया के भी अपने मित्र देश हैं जो समय पड़ने पे जो है उसके लिए खड़े होंगे। तो ऐसे में दोनों जब पावरफुल हैं तो फुल फ्लेज वॉर नहीं होती, इसीलिए तो इसको कोल्ड वॉर कहते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति है। लेकिन वो हिंसक युद्ध और आमने सामने का युद्ध नहीं होता है। दोनों तैयार बैठे हैं वॉर के लिए, लेकिन पहल कोई नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वॉर का एंड रिजल्ट जो है डिस्ट्रक्शन जो है वो दोनों तरफ होगा। अगर एक देश बर्बाद कर रहा है दूसरे को तो वो खुद भी नहीं बचेगा। सो इस लॉजिक को जो है, इस जो स्थिति है, इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. दोनों जो साइड्स हैं वो इतनी केपेबल हैं कि वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, लेकिन ये मास डिस्ट्रक्शन किसी भी पॉलिटिकल गेन को जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि पूरे के पूरे समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो दोनों ही कंट्रीज दे कैन नॉट अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। सो the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. तो कोल्ड वॉर ही रही है, कभी भी वो हॉट और शूटिंग वॉर में नहीं बदली है। वो आपस में राइवलरी है। लेकिन एक तरह से जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस था, इसने प्रिवेंट किया है वॉर को। जो मतलब जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस है वो वॉर को तो प्रिवेंट कर पाया, लेकिन राइवलरी को, जो आपस में जो दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, उसको कम नहीं कर पाया। नाउ द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो दो सुपर पावर्स जब उभर करके आई, यूएस एंड यूएसएसआर, तो उस समय दे वर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। यूएस ने तो बॉम्ब डाल करके जापान पे जता दिया कि भाई मैं ज्यादा सुप्रीम हूँ। तो ऐसे में जो वर्ल्ड था इट शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम्स। दोनों ने, मैंने बताया, दोनों ने संधियां करनी शुरू की, आपस में अलायंसेस बनाने शुरू की, छोटे देशों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। A state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. जो छोटे देश हैं उनको दोनों ने ही रिझाने की और उनको बहकाने की, फुसलाने की कोशिश की कि तुम हमारे साथ आ मिलो। स्मॉलर स्टेट्स को अगर तुम हमारे साथ अलायंस बना लेते हो तो दूसरा सुपर पावर जो है, जो आपके अपोजिशन में जो सुपर पावर है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरह से स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो दोनों देशों के साथ, यूएसएस और यूएसएसआर के साथ जुड़ती चली गई। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इनको क्या पड़ी थी कि छोटी जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो उनके साथ हाथ बढ़ाने की। तो
स्मॉलर स्टेट्स का भी अपना इंटरेस्ट था कि उनको ये प्रॉमिस मिला कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तुम्हें इकोनॉमिक एड देंगे अगर कभी भी ऐसी स्थिति आई लोकल राइवल्स के अगेंस्ट। तो हम, अगर युद्ध होता है कि नेबरिंग कंट्री आप पे वॉर डिक्लेयर कर देता है, तो हम जो है आपको वेपन्स देंगे। तो ये अलायंस सिस्टम जो था, इट थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स। वर्ल्ड को उसने दो कैंप्स में विभाजित कर दिया। दिस डिविजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। Most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. तो इस तरह से इनका नाम जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस हो गए। जो यूरोप की जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, रशिया आपको मालूम है ईस्ट की साइड है, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत कैंप ज्वाइन कर लिया, और जो वेस्टर्न यूरोप था उन्होंने यूएस का जो अलायंस सिस्टम है वेस्टर्न अलायंसेस को ज्वाइन कर लिया। Now the Western Alliance was formalized into an organization. Western जो alliance था उन्होंने अपना एक organization बना लिया, the North Atlantic Treaty Organization NATO, which came into existence in April 1949. जो Western Alliance था, जो US led Western Alliance था, उन्होंने अपनी एक proper organization बनाई 1949 में, जिसको उन्होंने नाटो का नाम दिया। और आजकल तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग जो इस फील्ड से, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं भी हैं, साइंस स्टूडेंट्स आल्सो, इनफैक्ट एवरी सिटीजन, पढ़े लिखे या अनपढ़ सभी टीवी आजकल देख रहे हैं, तो नाटो का बहुत जिक्र है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। आई विल कम टू दैट। तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय जो थी इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। और उन्होंने ये उनका जो आर्टिकल 5 था, इट सेड कि अगर उनमें से किसी एक देश पे भी हमला होता है तो पूरे के पूरे वो 12 के देश ये समझेंगे कि आपने उनको अटैक किया है, और वो 12 के 12 लड़ेंगे। अगर कोई एक भी जो है किसी एक देश पे भी कोई दूसरा देश कब्जा करने की कोशिश करता है, तो पूरा का पूरा नाटो जो है वो उसकी मदद करेगा। वो ये माना जाएगा कि नाटो का हर देश, उस समय जो 12 देश थे, वो सारे के सारे मिलके उस कंट्री को बचाएंगे। तो ये एक छोटे लोगों के, छोटे देशों के लिए एक बड़ा वो था कि भाई अभी अभी हमने अपनी आजादी पाई है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पाई है, और हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हम एक अमेरिका की छत्र छाया में रहेंगे तो कम से कम दूसरा देश जो है वो हमारी सॉवरेनिटी को, वो हमारे ऊपर अटैक करके और हमसे वापस हम गुलाम तो नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, उनका जो उद्देश्य था वो ये था। अब इसी तरह से ईस्टर्न अलायंस जो थी उसको जो नाम है वो दिया गया वार्सा पैक्ट। अब जब अमेरिका ने अपने अलायंसेस बना लिए तो रशिया क्या पीछे हटने वाला था? सोवियत यूनियन यूएसएसआर के नाम से था वो, बाद में उसका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो 1955 में ईस्टर्न कंट्रीज जो थी लेड बाय द सोवियत यूनियन, इट आल्सो फॉर्म्ड एन अलायंस व्हिच वाज नोन एज वार्सा पैक्ट। और मेन इसका काम वो क्या था, इसका ध्येय क्या था, इसका एम क्या था कि टू काउंटर द नाटोज फोर्सेस इन यूरोप। भाई नाटो फोर्सेस तो सारी इकट्ठी हो गई, सारे नाटो देशों ने मिलकर के हम पे अटैक कर दिया, तो उससे बचने के लिए हमें भी तो एक अलायंस बनाना चाहिए, हमें भी तो छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ जो है उनको बहला फुसला के लाना चाहिए। So international alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states। देखो दोनों की जरूरत थी, ऐसा नहीं है कि सुपर पावर को जरूरत नहीं थी। अब सुपर पावर को क्या जरूरत थी, अभी हम बात करेंगे उस पर कि सुपर पावर्स की रिक्वायरमेंट जो थी, इंटरनेशनल अलायंसेस सुपर पावर्स की जरूरत थी, उसके साथ वो भी अपने दाव पेच जो है समझ रही थी, जो स्मॉलर स्टेट्स थी, कि किसमें जुड़ने, किसके साथ जुड़ने में हमारा फायदा है। So in some cases the superpowers use their military power to bring countries into their respective alliances। अब कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जो नहीं आना चाह रहे थे देश उनके साथ, तो सुपर पावर्स ने अपनी मिलिट्री पावर का भी, मतलब उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपने साथ लाना है, प्रेम से उनसे बातचीत करके उनको लालच दिखा कर अपनी तरफ करो, नहीं करते तो मिलिट्री पावर दिखा करके उनको जो है अपनी तरफ अलायंसेस जो है अपने अपने बढ़ाने लगे।
In East and Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization. उसी के चलते आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सीटो और सेंटो हम कहते हैं वो भी अपना अलायंस सिस्टम करा, क्योंकि ये सारी चीजें जो नाटो फोर्सेस थी उसमें यूरोप कवर हुआ। अब देखिए यहाँ पे वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, अब एशिया को भी अपने चंगुल में लेने के लिए ये सारी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने अलायंस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स ने और मजबूत किया। Now, the Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq. उधर सोवियत यूनियन जो था, जिसके साथ ही एक और शक्ति जो थी जुड़ी हुई थी, चाइना, तो इन्होंने क्या किया, ये जो रीजनल कंट्रीज थी, वियतनाम था, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक, इनको अपनी तरफ जो है मिलाना शुरू किया। So the Cold War threatened to divide the world into two alliances. But why the superpowers needed any allies at all? जो मैंने आपको कहा था, मैं बाद में बताऊंगी कि छोटी जो देश थे उनकी तो जरूरत थी कि उनको किसी बड़ी पावर के साथ जुड़ना था, क्योंकि उनको पैसा भी चाहिए और वो हमें पैसा जो है ये सुपर पावर्स देती थी कि आप अपने आर्थिक विकास के लिए उनको फाइनेंशियल एड देती थी इन छोटी कंट्रीज को, उनको अपनी मिलिट्री देती थी कि अगर कोई अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये जो है, अब देखिए यूक्रेन भी तो ये चाहता है ना, यूक्रेन और रूस की जो युद्ध है उसका बेस क्या है कि जो जेलेंस्की थे, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, वो चाहते थे कि उनको नाटो की सदस्यता मिले और उनकी नेगोशिएशंस हो रही थी यूएस के साथ। अगर आपको अभी मैप में स्थिति दिखाऊंगी यूक्रेन की, तो यूक्रेन पहले कभी रशिया का पार्ट हुआ जाता था, अब रशिया से ये कहाँ बर्दाश्त कि मेरा मतलब एक अंश कह लीजिए, मुझसे अलग हुआ एक देश वो दूसरे कैंप में चला जाए, तो ये जो था ये पुतिन को मंजूर नहीं था। तो यहां से युद्ध की, यूक्रेन और रूस के युद्ध की शुरुआत हुई। तो जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों सुपर पावर्स के पास और रेगुलर आर्मीज हैं, अगर वो चाहें तो इतने पावरफुल हैं कि वो एशिया और अफ्रीका और जो यूरोप हैं उनका कोई मैच नहीं है। फिर भी वो छोटी छोटी स्मॉलर स्टेट्स को अपनी तरफ करने में होड़ क्यों लगी रहती थी सुपर पावर्स में? अब इस बात का मैं आपको जवाब दे रही हूँ। सो दीज 4 points विल टेल यू व्हाई दे नीडेड स्मॉलर स्टेट अलायंसेस। पहला है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। छोटी छोटी स्टेट्स में ऑयल्स एंड मिनरल्स के जो खजाना था, वाइटल रिसोर्सेज, वो उनसे लेन देन आदान प्रदान हो सकता था। दूसरा टेरिटरी, उनको एक जगह मिल गई, भाई तो मेरा फ्रेंड है, मैं वहां पे अपने वेपन्स, ट्रूप्स जो हैं वहां रख सकता हूँ, और मेरा मित्र देश है, तो मैं सुपर पावर्स जो हैं वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स के लिए एक जगह चाहते थे, टेरिटरी चाहते थे, उसके चक्कर में उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स को अपने साथ जोड़ा। तीसरा था लोकेशन फ्रॉम विच दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। दो देशों के बीच में, अभी हम क्यूबा मिसाइल जो बहुत बड़ा इंसिडेंट जो था, जो कि कोल्ड वॉर का एक पीक था, तो उसकी जब हम बात करेंगे कि एक उनको कंट्री मिल जाती है जहां से वो दूसरे देश पे नजर रख सकें, क्योंकि एक तो वेस्टर्न अलायंस एक वेस्ट में है, दूसरा ईस्ट में है, दोनों वर्ल्ड के दो किनारों में है, बीच के देशों को हथियाना चाहते हैं, हथियाना से मतलब उनको मित्र बनाना चाहते हैं कि वहां पर रह करके अपने जासूस छोड़ करके दूसरे देश पे नजर बनाए रखेंगे कि दूसरा देश क्या कर रहा है, कि मेरे अगेंस्ट तो नहीं प्लानिंग कर रहा। चौथी चीज जो है इकोनॉमिक सपोर्ट, दैट इन many small allies together would help pay for military expenses. These were also important for ideological reasons. कि जो समय आने पर कम से कम मैन पावर तो छोटी कंट्रीज देंगी, अपनी मिलिट्री जो है अपनी यूज करने देंगी अगर कभी आपस में दोनों ये भिड़ गए। तैयारी पूरी थी युद्ध की दोनों की, लेकिन कोल्ड वॉर है, दोनों ही जानते हैं एक ने अटैक किया तो दूसरा कम नहीं है, दूसरा भी बर्बादी बराबर की लाएगा। तो ये कारण था। अब देखिए आप, ये देखिए, ये नाटो मेंबर्स आप देख रहे हैं, जो पर्पल में है वो नाटो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये नाटो मेंबर्स हैं और ये रशिया है। तो ये जो रशिया और इसकी आपको युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे नाटो देश हैं, जिसमें फ्रांस भी है एंड देन कनाडा इज देयर एंड यूके, ब्रिटेन भी है, ये सारे
देश जो हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, ये नेटो मेंबर्स हैं। रशिया ये रेड में है। अब आप देख रहे हैं यूक्रेन बीच में, तो दोनों ही यूक्रेन को प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करना चाहते हैं मतलब दोनों ही यूक्रेन की जो जो अपने साथ उसको मिलाना चाहते हैं, उसको अपनी नाटो में शामिल करना चाहते हैं। और रशिया चाहता नहीं है, क्योंकि रशिया को ये पता है कि ये नाटो देशों के साथ ये भी आ गया और यूक्रेन बिल्कुल रशिया की सीमा पर लगा हुआ है। अभी जो है रशिया और इन दोनों के बीच में थोड़ी बीच में गैप है यूक्रेन का, और यूक्रेन अभी न्यूट्रल देश है। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाएगा तो ये नाटो के फोर्सेस तो यहाँ तक आ जाएंगे और मेरी बिल्कुल सीमा पे आ जाएंगे, और कभी भी जो नाटो फोर्सेस है मुझे अटैक कर देंगी। तो इसी डर से कह लीजिए, या इसी आने वाली संभावना के उससे रशिया जो है वो यूक्रेन को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। रशिया पे कोई जोर नहीं है। यूक्रेन आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि यूक्रेन यूएसएसआर से ही अलग हुआ एक पार्ट है, एक पहले टुकड़ा हुआ करता था यूएसएसआर का, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज का ही। तो यूक्रेन जो है अगर वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो बिल्कुल यूक्रेन एक बहुत पॉइंट बड़ा जो कंट्री है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में एक, दोनों ही जो है इसको चाहते हैं इससे प्राप्त करना, या उससे उसको कम से कम अगर मित्र नहीं बनना चाहता रशिया का तो न्यूट्रल रहे, नाटो में तो ना शामिल हो, यही इनका लड़ाई का मुद्दा है। नाउ कमिंग टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अदरवाइज ऑल्सो। अब यहाँ क्या हुआ कि 1961 में जो लीडर्स थे जो यूएसएसआर के, उनको ये चिंता हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कम्युनिस्ट रूल्ड जो क्यूबा जो है एक आइलैंड था जो कि यूएसए के करीब था। ये भी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। तो क्यूबा जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास, यूएसए के पास एक आइलैंड था, और वहां पे के प्रेसिडेंट जो थे फिडेल कैस्ट्रो, वहां पे ये कम्युनिस्ट रूल था, यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाला। और क्यूबा जो था वो सोवियत यूनियन का एली था, मित्र देश था, क्योंकि दोनों की फिलॉसफी जो है, आइडियोलॉजी सेम थी कम्युनिज्म की। तो सोवियत यूनियन से, क्योंकि वो उसका मित्र देश था, वहां से उसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिलती थी। अब जो निकिता क्रुश्चेव थी, जो लीडर थी उस समय सोवियत यूनियन के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। यूनियन जो सोवियत यूनियन के जो लीडर थे उनको ये लगा कि क्यूबा को हम एक रशियन बेस बना ले। अभी हम बात कर रहे थे ना, छोटे देशों को क्या जरूरत है अलायंस बनाने की, बड़े देशों को क्या पड़ी है कि वो छोटे देशों को अपना मित्र बना ले। अभी हम बात कर रहे थे टेरिटरी की, कि वहां अपने वेपन्स रख सकें, अपने ट्रूप्स रख सकें, एक स्पाई कर सकें। तो उन्होंने सोचा क्यूबा को हम अपने रशियन बेस बना लेते हैं, और उन्होंने क्या किया, 1962 में वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो प्लेस कर दी क्यूबा में। ठीक है। अब 3 हफ्ते के बाद सोवियत यूनियन ने जब न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में रख दिए तो अमेरिकन को उसकी भनक लग गई। जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, तो उनको ये भनक लग गई कि ये तो बिल्कुल क्यूबा तक आ गए, और यहाँ पे इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं यहाँ इकट्ठी कर ली, अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं क्यूबा में इकट्ठी कर ली। तो यूएस प्रेसिडेंट जो थे वो चाहते नहीं थे कि ये फुल स्केल जो है न्यूक्लियर वॉर में परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दे वर डिटर्मिन्ड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा तक आए, क्योंकि बिल्कुल ये अमेरिका की सीमा के साथ लग गया ना, बिल्कुल ही पास पहुंच गया रशिया। तो कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हीडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस। तो कैनेडी ने ऑर्डर किया अपनी वॉरशिप्स को कि जो भी कोई सोवियत बेड़ा या जहाज आता हुआ क्यूबा की तरफ रोक आए तो उसको जो है आप वहीं पे रोको। और ये वार्निंग है यूएसएसआर के लिए कि भाई एक वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा मत करो, क्यूबा में अपना जो है न्यूक्लियर बेस मत बनाओ। अगर बनाया तो फिर जो क्लैश है वो यू नो जो है इट विल बी इमिनेंट, व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कि उसका जो है उसका अंजाम भुगतने के लिए आप फिर तैयार रहो। तो इसलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक कोल्ड वॉर का पीक कहा जाता है, कि बिल्कुल पीक था ये, कि बिल्कुल वॉर अगर ऐसा ना होता, रशिया पीछे अपना कदम नहीं हटाता, तो
हो गई थी लड़ाई, वो कोल्ड वॉर जो है वो बदल चुकी होती एक्चुअल वॉर में। सो दैट वाज इट। नाउ सी, जो आपको मैं स्थिति बताती हूँ, दिस इज यूएसए, ये है क्यूबा, छोटा सा आइलैंड, देख रहे हैं यूएसए के कितना पास है ये, और रशिया कहाँ है, हीरा रशिया। अब ये रशिया ने यहाँ से, यूएसएसआर ने, दैट टाइम यूएसएसआर, ये यहाँ से चल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अपना न्यूक्लियर बेस बना रहा है। तो कोई यूएसए पागल थोड़ा ना है कि अपने करीब यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा, यहाँ से तो यहाँ से अटैक करना और यहाँ से अटैक करना, दोनों में फर्क है ना। यहाँ से तो डायरेक्ट बिल्कुल पास ही पड़ गया यूएसए, और ये जो रशिया है, यहाँ से अगर अपना उसको निशाना बनाएगा तो मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो ये प्रॉब्लम थी। दिस वॉज क्यूबा and this was Russia and this was USA, and finally रशिया को अपनी जो ट्रूप्स थे वहां से हटाने पड़े, न्यूक्लियर वेपन्स हटाने पड़े, and with this the things remained cold war ही रही, वो actual war में नहीं बदली. Now eventually, to the world's great relief, both sides they divided to avoid war. The Soviet chips slowed down and turned back. और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, as I told you, it was a high point to what came to be known as Cold War. Fortunately, it never escalated into a hot war, which is a full-fledged war between these superpowers. और इसके लिए बहुत जो बाकी के वर्ल्ड है उसके लिए they were lucky कि ये कोल्ड वॉर जो थी ये तब्दील नहीं हुई एक्चुअल वॉर में. सो ये जो है, इस तरह से जो मिलिट्री अलायंसेस हैं, ये खाली कोल्ड वॉर जो है वो पावर राइवलरीज को बैलेंस नहीं करती है, वो एक मिलिट्री जो अलायंसेस हैं उनको भी एक बैलेंस ऑफ पावर देती है. नाउ the Western Alliance headed by the US represented the ideology of liberal democracy. जो Western Alliance थी वहां पे एक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और जो सोवियत यूनियन थी वहां पे आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थी. तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है, पॉलिटिकल राइवलरी के साथ साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं. तो इन टाइम देयरफॉर आगे वक्त चलते यूएसएसआर और यूएस जो है उन्होंने डिसाइड किया टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स. तो बाद में जो है आर्थिक प्रगति तो दोनों देशों को करनी है, तो यूएस एंड यूएसएसआर ने फाइनली कोलैबोरेट किया. ये फाइनली जो हम जो इतने न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे करे जा रहे हैं, इतना बजट हमारा पैसा उस पर जाता है, इतने में देश की आर्थिक स्थिति को जो है बढ़ाने में मदद न करें, तो एक जो है कई ट्रीटीज दोनों साइड्स ने साइन की ताकि अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल. और उसी के चलते 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज साइन हुई. एक तो LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की प्रोलिफरेशन इज मतलब बढ़ाना, न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बढ़ाएंगे, वो ट्रीटी करी, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. तो ये 3 ट्रीटीज दोनों देशों के बीच में हुई ताकि ये समझौते हुए कि हम आगे चल करके इसको जो है न्यूक्लियर पावर्स को हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब उसको आगे नहीं करेंगे, ताकि the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several treaties to limit their arms. So that is about the 2 power blocks and how समय समय पर किस तरह से भिड़ंत होते होते बचती रही और कोल्ड वॉर ही रही. So the next part of this chapter we will resume in the next video. Till then, goodbye. Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. Now in this video we are going to resume part 2 of chapter 1, the Cold War era. Now in part 1 we talked about the emergence of 2 superpowers on the world stage after the Second World War, and we also discussed about the various alliances which these 2 superpowers formed with the small nations and how the balance of power was maintained. So the Cold War remained a Cold War only, and it did not turn into the hot war or the war which is violent. Now coming next is challenge to bipolarity.
Now, we have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. किस तरह से दो वर्ल्ड जो है वो दो राइवल अलायंसेस में बट गया, वार्सा पैक्ट एंड देन ईस्टर्न अलायंसेस एंड द वेस्टर्न अलायंसेस with the formation of NATO. Now, it was in this context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa, and Latin America a third option, not to join either alliance. ऐसे समय में जहां वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज, छोटी कंट्रीज थी यूरोप की, वो किसी ना किसी एक सुपर पावर से, चाहे वो यूके यूएस हो या यूएसएसआर हो, उससे अलायंस बना रही थी. ऐसे में गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट एक नया कंसेप्ट बन करके उभरा उन कंट्रीज के लिए जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की. तो उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन जो है वो वर्ल्ड जो स्टेज पे उभर करके आया कि हमें किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं बनना है. सो द रूट्स ऑफ NAM, that is the non-alignment movement, went back to the friendship between three leaders. जो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो थे, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, और जो इजिप्ट लीडर जो गमाल अब्दुल नासिर थे. They held a meeting in 1956. Indonesia, Sukarno, and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them. तो जो जितने भी ये तीन नेता थे, इनको इंडोनेशिया के जो सुकार्नो थे और घाना के जो लीडर थे, उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया. तो ये 5 लीडर्स जो हैं, उनको हम 5 फाउंडर्स ऑफ NAM, NAM जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ भी नहीं हैं. दो जो राइवल अलायंसेस हैं, ना हम यूके के यूएसए के साथ हैं और ना ही यूएसएसआर के साथ हैं. एक तटस्थ जिसे कहते हैं नीति कि हम जो हैं वो गुट निरपेक्ष हैं, किसी दो गुटों में से किसी एक गुट के मेंबर नहीं हैं. सो इसी के चलते जो है NAM के जो ये 5 फाउंडर्स थे, ये पहली बार बेलग्रेड में 1961 में मिले. एंड ये दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स. ये किसका एंड प्रोडक्ट किसका था, क्यों जन्म हुआ? कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज. जो 5 कंट्रीज थी, इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना. तो ये इनमें आपस में जो कोऑपरेशन था, उसके जो रहते जो है इसका जन्म हुआ. एंड ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरीनास. धीरे धीरे कोल्ड वॉर की टेंशन्स बढ़ रही थी, उनके एरीनास, उनकी अलायंसेस बढ़ रही थी. तो ऐसे में एक तटस्थता का जो नॉन अलाइनमेंट का ऑफर जो था वर्ल्ड को मिला. एंड उसके बाद जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज थी, जब वो इंटरनेशनल अरीना में आई, तो जितने भी जो देश स्वतंत्र हुए, वो उन्होंने जो झेला था अंडर डोमिनेंस ऑफ द सुपर पावर्स की, जो उस टाइम पे ब्रिटेन की कुछ कॉलोनीज थी या यूएस की कॉलोनीज थी या यूरोप की जो कॉलोनीज का जो उन्होंने सहा था, वो चाहती नहीं थी कि अब वो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं चाहती थी. वो चाहती थी कि वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय खुद ले सके. तो यहाँ से जन्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का. सो बाय 1960 there were 16 new African members in the UN. The first summit was attended by 25 member states, and over the years the membership of NAM has expanded. और अभी जो है, जो लास्ट जो सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग 120 मेंबर स्टेट्स और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं NAM में. As it grew into a popular international movement, countries of different political systems and interests joined it. जो कंट्रीज जिनमें अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी. पहले तो ये होता था ना, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है या आपकी सोशलिज्म, तो है आप ईस्टर्न अलायंसेस का हिस्सा हैं. और अगर आप कैपिटलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी की आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो यू बिकम यू मेक एन अलायंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज.
या नाटो में आप शामिल हो जाते हैं। तो इसमें जो अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसमें बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जिनके डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, लेकिन उनके इंटरेस्ट सेम थे। इंटरेस्ट सेम क्या था, क्योंकि ये नई नई जो है वो आजाद हुई थी, और ये सभी चाहते थे कि अपने देश के लोगों को किस तरह से गरीबी से हमें चंगुल से निकालना है, और किस तरह से अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके देश को जो है डेवलपमेंट के मार्ग पे ले जाना है, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। So the policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. अब ये इसको अलायंसेस के साथ जो ना मिलना या उनके साथ उनसे दूर रहने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम आइसोलेशन में जिएंगे, हमें इन दो सुपर पावर्स की कोई सहायता की जरूरत नहीं है, हमारी उनसे कोई बोलचाल नहीं है, या हमें उनकी मतलब वर्ल्ड स्टेज में क्या हो रहा है दखल अंदाजी नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अभी की बात लें, बार बार मैं युद्ध जो है यूक्रेन और रशिया का दे रही हूँ, क्योंकि ये आप सब चीजें देख रहे हैं। ऐसे हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस युद्ध से। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में कम से कम 30 जो हैं, उससे भी ज्यादा जो एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टू इंडिया। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है न्यूट्रल बिल्कुल है या आइसोलेशन में जी रहा है। वो वर्ल्ड स्टेज पे क्या हो रहा है उसमें पूरी अपनी भूमिका जो है जहां तक हो सके एक तटस्थ रह करके किस तरह से अपनी बात कहनी है, वो इंडिया को आता है। वो तब भी आता था जब जवाहरलाल नेहरू ने ये नॉन अलाइन गुट निरपेक्षता का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, तब भी सेम था, और आज भी जो मोदी जी भी हैं वो उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। आज जो यूएन में वोटिंग हुई अगेंस्ट रशिया, उसमें जो है भारत ने भाग नहीं लिया। इसी तरह से जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं रशिया पे, उसमें जब रशिया ने अपना पुट फोर्थ किया अपना व्यू पॉइंट कि उस पर इस तरह की आर्थिक पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, तो उसमें भी वोटिंग से जो है वो अलग रहा भारत। तो ना तो वो रूस को सपोर्ट कर रहा है और ना ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल रह रहा है। लेकिन आइसोलेशन वाली बात नहीं है, उसको हम आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है वो एज मीडिएटर जो है वो पुतिन से भी बात की, उसने ज़ेलेंस्की से भी बात की। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें कोई लेना देना ही नहीं है। पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वी आर एट द वर्ल्ड स्टेज, वी आर टॉकिंग टू डिफरेंट कंट्री प्रेसिडेंट्स। सो जो इनकी स्ट्रेंथ है नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज की, दे आर बेस्ड ऑन देयर यूनिटी, आपस में एकजुट हैं, एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड, और एक प्लेज है कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बहुत कोशिश की जाती है सुपर पावर्स ने, अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ हो जाएं, लेकिन कभी भी जो है ऐसा हुआ नहीं है, और भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है कि हम किसी एक सुपर पावर के साथ जुड़े। जबकि हम रशिया के जो है मित्र रहे हैं और रहेंगे। हमने 20 साल की जो है फ्रेंडशिप पैक्ट साइन किया था, तो वो हम जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉन अलाइनमेंट की जो नीति है, स्टेइंग अवे from those alliances between the two superpowers. So with this, principle in mind, the non-aligned movement was initiated. Now, non-alignment is also not neutrality. Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in war, and they do not take any position on the appropriateness or morality of a war. अब न्यूट्रलिटी का मतलब हम न्यूट्रल रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते हैं, या हम शांति का प्रयास नहीं करते हैं, या हम वॉर की मोरालिटी पे बात करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं एज नॉन अलाइंड कंट्री कि दो देशों के बीच में जो है सुलह हो जाए और बैलेंस ऑफ पावर बना रहे।
लेकिन उसके साथ साथ जब वॉर की स्थिति आ सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं जब वॉर की स्थिति हो जाती है तो कोई भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब अमेरिका चाहता तो है यूक्रेन हमारे साथ मिल जाए, लेकिन अब जब युद्ध छिड़ गया है तो जो नाटो देश हैं वो जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था सेलेंस्की को कि वो नाटो देशों में शामिल कर लेंगे यूक्रेन को, तो एक तरह से ये कहा जाता है कि जो नाटो है उसी का उसी की शह पे जेलेंस्की जो थे वो रशिया से जो है पुतिन से भिड़ गए, और अब जो है नेटो जो है वो कह रहा है कि हम युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम आपको सामग्री तो पूरी देंगे, युद्ध की वेपन्स देंगे आपको, मिसाइल्स देंगे आपको, मिलिट्री जो है आप जो इक्विपमेंट देंगे, हम अपने फोर्सेस नहीं यूज करेंगे वॉर में। दैट मीन्स डायरेक्टली वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर बिकॉज दे ऑल्सो नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। अगर परमाणु जो है वेपन्स रशिया के पास हैं तो वो अगेन वो कोल्ड वॉर वाली स्थिति कि दोनों के बीच में जो है कट्टर दुश्मनी तो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई जाती। तो इसी के चलते जब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ तो एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हुई। जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी they were not merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them, they were categorized at least developed countries. LDCs जब ये आजाद हुई तो LDCs के उसमें कैटेगराइज हुई कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको जो पैसा चाहिए था इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए और अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरे देशों पे आश्रित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरा देश जो है कभी भी जो है आपकी इंडिपेंडेंस के लिए एक खतरा बन सकता है। सो विदाउट सस्टेन्ड डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। अगर आप एक आज आर्थिक स्थिति जो है भारत की है मजबूत है, तो बाकी के देश जो हैं वो इतनी आसानी से नजर नहीं डाल सकते या इतनी आसानी से आपको चैलेंज नहीं कर सकते। जो वीक होता है उसी को चैलेंज किया जाता है। सो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो इसी रियलाइजेशन के साथ ओरिजिनेट हुआ। The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. उसी के चलते जो है 1972 में एक नई ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट की बात की गई अंडर द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. Now the report proposed a reform of the global trading system. एक रिफॉर्म इस रिपोर्ट में जो है वो रिफॉर्म जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके रिफॉर्म की बात की गई, so as to give the LDCs जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिनको कैटेगराइज किया गया, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के को उनको कंट्रोल के लिए जो है कहा उनको एक कंट्रोल देने की बात की कि एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट ना करें और हमें उन पे पूरा अधिकार दिया जाए। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। अब ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्न मार्केट्स क्योंकि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है तो हमें वेस्टर्न मार्केट्स को का भी एक्सेस दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच सकें और अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकें। Then reduce the cost of technology from the Western countries. Western countries कहती हैं कि हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी रिड्यूस की जानी चाहिए, ये देखते हुए कि हम जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उनको जो है एक ग्रेटर रोल दिया जाना चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। सो एक तरह से नाम जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। जो वेस्टर्न जो पॉलिसीज थी उस पे हमेशा इकोनॉमिकली प्रेशराइज करता रहता था इन सारी चीजों के लिए। तो बाय द लेट 1980s the new international economic order initiated had faded mainly because of the stiff opposition from the developed countries. अब ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को क्योंकि इतना फेवरेबल तो था नहीं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, तो उन्होंने उसको अपोज किया। जो सब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे वो एकजुट हो गए
इसलिए जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो अपनी यूनिटी को ऐसे ऑपोजिशन में मेंटेन करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा डेप्ट में थी या उनको पैसा चाहिए था, धीरे धीरे नॉन अलाइंड कंट्रीज से टूटती चली गई। तो ऐसे में अपनी यूनिटी को बचाना जो था बड़ा मुश्किल था नाम के लिए। नाउ वी विल कम टू इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। कि कोल्ड वॉर की जब स्थिति थी तो इंडिया का क्या रोल रहा। जो एज अ लीडर ऑफ NAM, इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वाज टू फोल्ड। दो तरह से हमने रिस्पॉन्ड किया जो कोल्ड वॉर चल रही थी। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। जैसे कि इसका मेन मुद्दा ये था कि हम दोनों अलायंसेस से, वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेस से हम अलग रहेंगे। दूसरा, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. हम जो है, भारत जो था, क्योंकि और जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनसे बेहतर स्थिति में था, तो हमने अपनी आवाज ऊंची करके जो है डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज को जो है एक राह दिखाई कि किस तरह से बिना अलायंसेस के पार्ट बने हुए भी किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक रोल मॉडल की तरह से इंडिया उभर करके आया। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नेगेटिव नहीं थी, ना ही पैसिव थी। इट रिमेन्ड एक्टिव। वर्ल्ड ग्लोब जो ग्लोबल स्टेज पे हम अपना जो इट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, हम भाग नहीं रहे थे, वर्ल्ड की जो सिनेरियो है उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, हम फेवर कर रहे थे, एक्टिवली इंटरवीन कर रहे थे, सॉफन कर रहे थे कोल्ड वॉर राइवलरीज को। हम अपनी तरफ से वी वर ट्राइंग, India was trying to reduce the differences between the alliances, thereby prevent differences from escalating into a full scale war. समय समय पर हमने पूरा कोशिश की है कि ये वॉर में तब्दील ना हो, आपस में जो ये राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर्स। सो Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korea War in the early 1950s. Korea War में भी India mediator और communicate करने के लिए जो leaders हैं उन्होंने, हमारे diplomats ने पहल करी। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which are not a part of alliances led by the US and USSR. ऐसी कई रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की कोशिश की इंडिया ने जो किसी भी अलायंस का, यूएस का या किसी भी सुपर पावर के साथ या किसी भी गुट के साथ, चाहे वो यूएस हो या यूएसएसआर हो, उसमें हमने भाग नहीं लिया। नेहरू reposed great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations. एक जो नेशंस जो इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेसिंग नेशंस थे, बिना किसी गुट के सहायता के, बिना किसी अलायंस के, उन्होंने जो है कोल्ड वॉर को अगर एंड करने में इतना पॉजिटिव रोल नहीं किया, बट डेफिनेटली उसको सॉफ्टन करने में बहुत हेल्प की। A non-aligned posture also served India's interests very directly in at least two ways. Non-alignment allows India to take international decisions and stances that served its interests. अब दो तरह से अपनी गुट निरपेक्षता का जो हमने मुद्दा अपनाया, उससे दो तरह से हमें फायदा हुआ कि हम अपने इंटरनेशनल जो डिसीजन, अंतरराष्ट्रीय जो फैसले थे वो खुद ले सकते थे जिसमें हमारा हित हो। किसी सुपर पावर्स या एलीज के साथ बिना शर्त जो है, हम जिसे कहते हैं, हम अपने अंतरराष्ट्रीय निर्णय ले सकते थे। और दूसरा, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। ये चाहे कोई माने या ना माने, इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो बैलेंसिंग द सुपर पावर्स वन अगेंस्ट द अदर, वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. इंडिया के पास हमेशा से ये ऑप्शन था कि अगर एक सुपर पावर उसको प्रेशराइज करेगा तो हमारी तो किसी गुट के साथ साझेदारी नहीं है, हम उसकी तरफ झुकाव तो कर ही सकते हैं ना। जैसे शुरू से हमारा झुकाव जो है रशिया की तरफ रहा है, एवरीबडी नोज इट। सो नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट। तो अलायंस सिस्टम जो है वो आप ये मत सोचिए कि आप भारत के साथ आपकी मैत्री है तो आप कुछ भी करके उसको दबा लेंगे।
तो आप बुली नहीं कर सकते इंडिया को, और ना ही आप इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इंडिया की पॉलिसी जो थी नॉन अलाइनमेंट की, बहुत से देशों ने बहुत बहुत पॉइंट्स पे उसको क्रिटिसाइज भी किया है। यहाँ दो क्रिटिसिज्म्स हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक तो इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड, कि हमारा जो नॉन अलाइनमेंट था, जो हमारी गुट निरपेक्षता की नीति थी, वो अनप्रिंसिपल्ड थी। In the name of pursuing its national interest, India, it was often said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. कि crucial जो बहुत crucial international मुद्दे होते थे, अपने national interest का हवाला देते हुए हम उसमें participate नहीं करते थे। दूसरा, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. बाकी के देश जो हैं, एक इल्जाम हम पे ये भी है कि इंडिया इनकंसिस्टेंट रहा है और वो जो contradictory stance रहा है हमारा। जैसे having criticizing others for joining alliances, हम दूसरों को अलायंसेस बनाने के लिए क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन हमने खुद ने, इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 सालों के लिए हमने एक मैत्री संधि की उनके साथ। तो ये शो करता है, बाहर के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो एक तरह से सोवियत अलायंस सिस्टम ही आपने ज्वाइन कर लिया ना। हम तो कहते हैं हम किसी अलायंस सिस्टम के साथ में हैं, लेकिन भारत इसको नहीं मानता। सो वो जो नेहरू जी की पॉलिसी है उसी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, कि हमने मैत्री जरूर की है और समय समय पे सोवियत संघ ने हमें, रशिया ने हमें सपोर्ट किया है। चाइना के वॉर के समय, पाकिस्तान की वॉर के समय हमें मिलिट्री से, हमें आर्थिक मदद जो है मिलती रही है। तो हमारा झुकाव, ऐसा माना जाता है कि गुट निरपेक्षता या किसी एक पक्ष को जो है महत्व ना देने की नीति के बावजूद जो है हम सोवियत अलायंस सिस्टम की तरफ झुके हुए दिखते हैं, ऐसा वर्ल्ड के जो बाकी के आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हैं उनका ऐसा कहना है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, and that in case the treaty did not stop India from having good relations with other countries including the US। तो इंडिया का कहना ये है कि हम खाली रूस की तरफ ही झुकाव नहीं है, हमारे बाकी देशों से भी काफी अच्छे संबंध है। तो ये तो संबंधों की बात है, हमने कोई उनके साथ हमने जो है अलायंस नहीं किया है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप अगर हमने रशिया के साथ की है तो बाकी भी हमारे मित्र देश बहुत हैं। तो इस तरह से हम जो नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी है वो कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में वो इवॉल्व होती गई ना। हाउएवर नॉन अलाइनमेंट कंटेन सम कोर वैल्यूज एंड एंड्योरिंग आइडियाज। जो उसका क्रक्स था, जो वैल्यूज जिनके साथ नॉन अलाइनमेंट शुरू हुआ था, उनमें बढ़ोतरी ही हुई है। उसको जो आइडियाज हैं वो और पावरफुल बने हैं। तो it meant the poor and often very small countries of the world need not become followers of any big powers, that they could pursue an independent foreign policy। ये एक नसीहत थी छोटी जो डिकोलोनाइज स्टेट्स थी, कि वो एक पावरफुल फोर्स बन करके हमें देख करके उभर सकती हैं, बिना किसी फॉलोअर के, बिग पावर्स के फॉलोअर्स का ना होते हुए भी हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर सकते हैं। It was also based on the resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress the existing inequities। तो एक हमने इंटरनेशनल ऑर्डर जो है कि एक तीसरा फोर्स जो नाम बन करके उभरा, वो एक वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटीज थी जो छोटे देशों के लिए, उसको भी उसने एड्रेस किया। उसमें भी जो थी वो कमजोरी जो है, जो किसी एक पावर से ना जुड़ने से, जो एक आप सोचते हैं कि आप वीक हो गए इंटरनेशनली, तो उसको हमारा ये मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करने में नाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और हमने वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव दिया है। जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज हैं, जो सुपर पावर्स ज्यादतियां करते आ रही हैं दूसरे छोटे देशों के साथ, तो हमने उनको एक रास्ता दिखाया है। और
कि बिना किसी गुट में शामिल हुए भी हम किस तरह से अपनी राजनीतिक व्यवस्था को, अपने आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर सीइंग इन द ग्लोबल सिनेरियो दैट भारत का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे. So that itself is the success of non-aligned movement. So with this, we are over with this chapter. We will see you with the next chapter in the next video. Till then, goodbye.